नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। भटगांव गोंदा क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गोंदा की माध्यमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन की घटिया गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लगभग 150 बच्चे हर दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन करते हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि बच्चे स्कूल से स्वस्थ लौटने के कुछ समय बाद ही पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं। आज जब आक्रोशित परिजन स्कूल पहुंचे और मध्याह्न भोजन की सामग्री की जांच की तो वहां की स्थिति बेहद चिंताजनक मिली। खाने में इस्तेमाल हो रहा तेल ना तो सरसों का था, ना ही रिफाइंड संदिग्ध पाम ऑयल जैसी सामग्री में कीड़े मकोड़े पाए गए। चावल में कंकड़ और कीड़े मिले। सोया बड़ी खराब थी और सब्जी में सड़े हुए आलू का उपयोग किया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल में तय मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलता है। हरी सब्जी महीने में मुश्किल से एक बार बनाई जाती है। यह लापरवाही लंबे समय से चल रही है। मध्याह्न भोजन का संचालन शिव शक्ति स्व सहायता समूह द्वारा किया जाता है, जिससे ग्रामीण काफी नाराज हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो वे अपने बच्चों को टिफिन देकर स्कूल भेजने के लिए मजबूर होंगे। इधर जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने कहा, यदि जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि भोजन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत गोंदा को सौंपी जाए ताकि बच्चों को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिल सके। अब देखने वाली बात यह है कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होगी या बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा यह खिलवाड़ यूं ही जारी रहेगा। मन खलको है, मैं सरपंच प्रतिनिधि। क्या घटना हुआ, इतने सारे क्यों इकट्ठा है? आज जैसे यहाँ बच्चों के पालकों के द्वारा पता चला मुझे कि मध्याह्न भोजन में खराबी आ रही है। जो मेन्यू है उसके आधार पे मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। तेल भी इस प्रकार का है कि मिलावट है तेल में, वही ना तेल का फ़र्क पता नहीं चल रहा है वो सरसों तेल है या रिफाइंड तेल। इसमें क्या है कि बच्चों का स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे ग्रामीण आए हैं और लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ मतलब यहाँ से भोजन करके जाते हैं तो बच्चों का तबीयत खराब हो जाता जी है। वही सर, अच्छा पौष्टिक आहार ना मिलने के कारण हरी सब्जी मिल ही नहीं रही। यहाँ सिर्फ आलू और बरी का सोयाबीन दिया जा रहा है। केवल आलू और जी चावल और दाल बस इतना ही दिया जा रहा है। मतलब मेन्यू अनुसार यहाँ भोजन भी नहीं दिया जा रहा। नहीं, हम प्रशासन को जो मध्याह्न भोजन संचालन है उसके ऊपर हम भाई चाहेंगे कार्रवाई हो कि अच्छा पौष्टिक खाना क्यों नहीं दिया जा रहा है उनके द्वारा। जो संचालक हैं, लगभग कितने बच्चे होंगे स्कूल में? लगभग कितने बच्चे? 74 बच्चे हैं लगभग। क्या मामला था सर, इतने सारे ग्रामीण आज स्कूल में क्यों आए हैं? जी सर, मैं संकुल से दुर्गा सरसिंह संकुल गोंदा। मुझे थोड़ा सा मैं अभी कार्यालय जाने के लिए निकला था एमडीएम कूपन लेने के लिए, तो मुझे जानकारी मिली कि एमएस गोंदा में कुछ शिकायत है और कुछ लोग आए हुए हैं। तो मैंने आके यहाँ देख रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 2-3 बार समूह को भी सूचित किया हूँ कि कम से कम मेरे बच्चे खाते हैं भाई, हम भी टेस्ट करते हैं भोजन, बिना टेस्ट के नहीं देना है। तो थोड़ा सब्जी में और तेल उल में क्वालिटी होना चाहिए। एक तो मेनू के हिसाब से आप नहीं दे रहे हो, तो जब बोला गया मेरे द्वारा तो 2-3 दिन के लिए हालात सुधर जाती है, इसके बाद फिर से वही हाल हो जाती है। और है सर संचालन करता है यहाँ शिव शक्ति महिला सहायता समूह है, वो एमडीएम का संचालन करती हैं। और बाकी जो है कि यहाँ की एचएम मैडम है, इनसे भी पूछ सकते हैं आप। कितने बच्चे होंगे मैम यहाँ पे? लगभग 74 है टोटल। 74 है जी। तो मैम इससे पहले और भी शिकायत किए थे? पहले शिकायत नहीं किए थे। एक बार खराब तेल था तो मैं ही मना की थी कि इस तरह का तेल मत दिया करो। उसके बाद भी आज भी वही? हाँ, कुछ दिन सही दिए, उसके अंदर फिर से वही स्थिति। तेल देखा जा रहा है मैडम, वो तो पाम ऑयल का तेल दिख रहा है। तो इसने सारे बच्चे का तबीयत खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर शिकायत करना चाहिए था ना। ऊपर तो खैर शिकायत नहीं किए, लेकिन हम लोग समूह वालों को बोले थे कि ये तेल मत दिया कर। मैं अपने घर पर था और स्थानीय लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने आए तो बताए कि वहाँ पर तेल और सब्जी जो बन रहा है उसमें क्या क्या कीड़ा मकोड़ा भी पड़ा हुआ है, चलिए देखने के लिए। और इसको सुन करके मैं आया तो देखा तो सही में तेल में गड़बड़ मिला। अच्छा। वो एकदम गीलापन, ना तो तेल रिफाइंड तेल दिख रहा है, ना सरसों तेल दिख रहा है। यही देखने को मेरे को मिला है। जो सरकार के द्वारा मेन्यू बनाया गया, क्या उस मेन्यू पे भोजन मिलता है यहाँ पे? नहीं मिलता है। क्या क्या खिलाया जाता है यहाँ? तो बताया जा रहा है कि खाली सोयाबीन, बरी और आलू का सब्जी अभी बहुत दिन से चल रहा है।
मतलब हरी सब्जी की बात की जाए तो कागजों में है केवल। हाँ, केवल कागजों में। कौन चलाते हैं यहाँ पे, संचालित कौन करता है? बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह चलाते हैं, मेरे को तो ये मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ पर बताया कि नहीं रिंकू सिंह चलाते हैं। रिंकू सिंह। हाँ। कितने स्कूल को संचालित करते हैं मध्याह्न भोजन? लगभग 6 स्कूल को। वही चलाते हैं। हाँ, वही मतलब देते हैं सब्जी वगैरह। क्या मांग करना चाहेंगे जिला के उच्च अधिकारियों से? ऊंचा अधिकारियों से हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनको पौष्टिक आहार और जो मेनू में जो दिया गया है उसके हिसाब से उनको अच्छा भोजन पौष्टिक मिले और जो सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से मिले। अमर साय गोंदा। गोंदा से है। हाँ, क्या हुआ था आपके बच्ची के साथ, बता रहे थे? शायद पेट दर्द करत रही, घर में गई, स्कूल से पहुँचाई मैं बेंगलोर, तो घर में गई तो सुई दवा गोली करवाएं तो आराम हो, कई पेट दर्द करता है। मध्याह्न भोजन से गंदा खाना देते हैं, साफ खाना नहीं दें, तेल गंदगी और वही सोयाबीन बड़ी और आलू। मेरा नाम विनीता राजवाड़े है, मैं यहाँ गोंदा की हूँ। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो सुनने में आया कि यहाँ खाना ठीक से नहीं मिलता है, गंदा खाना मिलता है, तेल अच्छे से नहीं है, मतलब गंदा है। उसी को देखने के लिए हम लोग भी आए तो देखे तो सही में ऐसा है। इसी को देखने के लिए आए हैं और ये बोलते हैं कि अभी बच्चे का ग्रोथ बढ़ने का है, अगर अच्छा पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो बच्चे का दिमाग की हालत ठीक तो नहीं रहेगा, संतुलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छे से बच्चों को खाना मिले। हम इतना भी बोल रहे हैं यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो कि अगर यहाँ खाना ठीक से नहीं दे पाएंगे, अगर अच्छे से खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग घर से ही पैकिंग करके अपने बच्चों को देंगे, लेकिन ऐसा गंदा खाना हम खाने नहीं देंगे क्योंकि उनके स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। अभी हमारे बच्चों के साथ अगर कुछ भी हो जाता है तो हम लोग को नुकसानी है, बच्चे का नुकसानी मतलब माँ बाप को नुकसानी। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर अच्छे से अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने घर से ही बच्चों को पकड़ा के भेजेंगे। मेरा नाम अजय कुमार साहू, स्थानीय ग्राम गोंदा का रहने वाला हूँ। अभी अपन को ऐसा ग्रामवासी के माध्यम से पता चला कि यहाँ मध्याह्न भोजन जो दिया जा रहा है जिसमें बहुत सारी शिकायत आ रही हैं, जैसे कि सब्जी में कीड़ा पड़ रहा, तेल की प्रति बात बोला जाए तो तेल को भी अभी हम लोग सब देखे नहीं, इसको हम सरसों तेल बोल सकते हैं और नहीं तो रिफाइंड तेल। चावल भी हलर किया हुआ नहीं, और चावल भी दिख रहा है इसमें कि बहुत सारी धान पड़ी हुई है और उसमें झाली उली पड़ा हुआ है। इस सब को अपन को साफ़ सफाई करके बच्चों को देना चाहिए। और यहाँ ऐसे भी कुछ लोग के माध्यम से अपन को जानकारी मिला है कि यहाँ से भोजन करके बच्चे जाते हैं, आते तो ठीक हैं लेकिन जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होती है, तो ये सब अच्छा बात नहीं है। संचालनकर्ता क्या नाम है? संचालनकर्ता जो अभी कर रहे हैं मध्याह्न भोजन जो चला रहे हैं, विवेक शरण सिंह उनका नाम है, उर्फ रिंकू, जो यहाँ आगे ढाबा है। जो आगे ढाबा है, अच्छा, वही संचालन करते हैं। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करेंगे हम कि आप अच्छा भोजन दें बच्चों को और अच्छा खिलाएं, क्योंकि अभी उनका पौष्टिक आहार भाई सही चाहिए, तब तो उनकी शरीर ठीक स्वस्थ रहेगी। मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं मिलता है, सिर्फ सोयाबीन बड़ी, आलू और वही दाल भी देखा जा रहे हैं कि अभी मिक्स वेज दाल भी दिए हैं। बोलो, क्या करते हैं यहाँ पे आप? रसोइया है, खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं जी। जो खाना मेन्यू के हिसाब से यहाँ पे बनता है? हाँ बनता है। तो आज क्या सब्जी बनाए? आज तो आलू सोयाबीन बड़ी बन रहा है। आज मेन्यू में तो आलू सोयाबीन का वही देवे किए हैं। वही दिए हैं। वही दिए। तेल उल काफी घटिया है। हाँ, तेल तो खराब। हम लोग करते हैं कि पेट में दर्द होता है। जो देते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वाला तेल मत दीजिए, वो तेल दे देते हैं, बोलते हैं कि इसी तेल को हम लोग घर में भी खाते हैं, ऐसे बोलते हैं। पैकेट में पैक रहता है कि? पैकेट में पैक नहीं रहता, घर से जैसे देते हैं हम लोग डब्बा, बोतल पानी वाला बोतल से भर के लाते हैं। हाँ, हम लोग डब्बा पकड़ के जाते हैं, उसी डब्बा में हम लोग डाल के देते हैं। सब्जी अभी लास्ट टाइम में कब बनाए थे आप? लास्ट में वही देते हैं, वो आलू बड़ी वो देते हैं। कभी जाते हैं, घर जाता है तो मन लगेगा तो एक दिन दिए थे वही। इस महीना में एक आध दिन हरा सब्जी चला है क्या? हरा, हाँ दिए थे। कई दिन चला एक महीना में? एक दिन दिए थे, महीने में एक दिन दिए थे। सर, प्राथमिक शाला गोंदा में कई अनियमितताएं पाए गए हैं सर, उसको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे? अभी आपके माध्यम से प्राथमिक शाला गोंदा जो विकासखंड प्रतापपुर का स्कूल है
और उस स्कूल में मध्याह्न भोजन के संचालन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है और अभी तत्काल मेरे संज्ञान में बात आई है। मैं अभी ही वहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आदेश करता हूँ कि वो जाके स्कूल में उपस्थित हों और मध्याह्न भोजन में जो विभिन्न प्रकार की शिकायत हैं, बच्चों के स्वास्थ्य को लेके जो मध्याह्न भोजन गलत तरीके से वहाँ बना कर उनको खिलाया जा रहा है, उसके समुचित जांच करके रिपोर्ट मैं मंगवा रहा हूँ। 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट में जो भी बातें निकल के आएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई स्कूल प्रबंधन और मध्याह्न भोजन जो संचालन करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीणों का आरोप था कि अगर सरकार भोजन नहीं करा पा रही है तो हम अपना टिफिन देंगे, लेकिन ऐसा गुणवत्ताहीन भोजन बच्चे को नहीं कराएंगे। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। टिफ़िन की आवश्यकता नहीं है। हमारे ज़िले में लगभग प्राथमिक और माध्यमिक शाला वैसे स्कूल्स जिनकी संख्या 1600 के आसपास है, जहाँ पे मध्याह्न भोजन संचालित है। 1-2 स्कूलों में यदि ऐसी शिकायतें हैं तो उस शिकायतों में जो बातें आएंगी उसको हम दूर करेंगे और सभी बच्चों को क्वालिटी युक्त मध्याह्न भोजन हम उपलब्ध कराएंगे। हमारी जिम्मेदारी भी है। सर, जनप्रतिनिधि जो वहाँ के समूह वाले हैं उनके ऊपर पहले भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक ना तो खाना की गुणवत्ता सुधर पाई, ना तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाई। अब मुझे केवल 3 महीने इस ज़िले में ज्वाइन किए हुआ है। मैं अपने कार्यकाल की बात करूंगा और मेरे कार्यकाल में इस तरह की गड़बड़ी यदि होगी तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा जल संसाधन विभाग की आमीन भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन आज जिले के 57 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस परीक्षा के लिए कुल 16,091 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 10,024 परीक्षार्थी उपस्थित हुए जबकि 6,067 अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा की दृष्टि से एक पुरुष, एक महिला पुलिसकर्मी को फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। महिला परीक्षार्थियों की जाँच केवल महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही की गई। परीक्षा को नकल मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए कलेक्टर ने व्यापन के निर्देशों के अनुसार 15 दिशा निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के तहत अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र का निरीक्षण करने और परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व पहुंचने की सलाह दी गई थी, ताकि फिक्सिंग और पहचान सत्यापन समय पर हो सके। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। फुटवियर में सिर्फ चप्पल की अनुमति थी और कानों में आभूषण वर्जित थे। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डिजिटल घड़ी, पर्स, स्कार्फ, बेल्ट व टोपी जैसी चीजें परीक्षा केंद्र में पूरी तरह प्रतिबंधित थी। सहायक नोडल अधिकारी भुवनेश्वर पटेल ने बताया कि सभी केंद्रों में परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। सर, बताएंगे आज अमीन परीक्षा था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन पद की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उसकी भर्ती परीक्षा आज छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा दूसरे जिलों की तरह रायगढ़ में भी बनाया गया था। रायगढ़ में कुल 57 केंद्र बनाए गए थे, जो रायगढ़ नगरीय क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित थे। इन केंद्रों के अंदर पर 16,091 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 10,024 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 6,067 परीक्षार्थी जो है अनुपस्थित रहे हैं। आज कुछ कई बच्चे लोग कंप्लेन करके 2 मिनट हम लोग लेट में है तो गेट नहीं खोला गया, ऐसा क्या बता सकते? देखिए, हमारा माध्यमिक शिक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नियम यह कहता है कि हम 2 घंटा पहले बच्चों को फ्रिस्किंग के लिए बुलाते हैं और जिसके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के निर्देशानुसार हर केंद्र के अंदर पर एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी होते हैं, वो फ्रिस्किंग का काम करते हैं। इसीलिए हम 2 घंटा पहले बुलाते हैं और प्रयास ये रहता है कि बच्चों को असुविधा न हो, इसलिए उनके एडमिट कार्ड में लिखा भी रहता है कि आपको 2 घंटा पहले आना है। साथ ही यह भी लिखा होता है कि आधे घंटे पहले हमको दरवाज़ा बंद करना होता है नियमानुसार, जिसकी हमको वीडियोग्राफी करानी होती है। साथ ही फोटोग्राफ्स हमको मंडल को भेजने होते हैं और हमारा नियमानुसार आधे घंटे पहले यानी कि आज 11:30 बजे हमारे नियमानुसार बंद कर दिए गए थे। और हो सकता है कि कुछ परीक्षा केंद्र में जो परीक्षार्थी आए होंगे वो देर से पहुँचे होंगे, तो उनको हम मंडल के नियमानुसार हम प्रवेश नहीं दे सकते हैं, उनको इसलिए प्रवेश से रोका गया। कितने बिंदुओं पर अनुपालन निर्देश जारी किया गया? कई बिंदु हैं, जिसमें से कपड़े के रंग हैं, कपड़े का जैसे कपड़े के हल्के रंग के कपड़े होने चाहिए, कानों पे जो महिलाएं होती हैं उनके आभूषण नहीं होने चाहिए। साथ ही आप जूता पहन के नहीं आ सकते हैं, मतलब गहरे रंग के पैंट आप मतलब शर्ट पहन के नहीं आ सकते हैं, उनके लिए सभी निर्धारित है। साथ ही साथ बच्चों को 2 घंटे पहले आने का नियम है। साथ ही साथ ये भी प्रावधान है कि आधे घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही नियम यह भी कहता है कि आधे घंटे तक वो टॉयलेट नहीं जा सकते, समाप्ति के आधे घंटे पहले टॉयलेट नहीं जा सकते। ये सारे बहुत सारे नियम है जो उनके प्रवेश पत्र पे लिखा होता है, उन सभी को अनुपालन सभी विद्यार्थियों को करना होता है। सर, अपना परिचय? मैं भुवनेश्वर पटेल, सहायक नोडल अधिकारी व्यापम परीक्षा।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास परिसर स्थित तालाब में बीते दिनों छात्र अरसलान अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। घटना के बाद छात्र संगठनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रजनीश सिंह ने जांच टीम गठित कर विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। प्रारंभिक कार्यवाही में यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों और वार्डन पर मामला दर्ज करने की बात सामने आई थी, लेकिन मृतक छात्र के परिजन इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं। वे अपने बेटे को न्याय दिलाने बिहार के छपरा से बिलासपुर पहुंचे और एसपी ऑफिसर पहुंचकर हत्या की आशंका जताते हुए संबंधित आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। परिजनों का कहना है कि अरसलान की मौत तालाब में डूबने से पहले ही हो चुकी थी। उनके अनुसार छात्र के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मौजूद थे, जो हादसे की बजाय किसी साजिश की ओर इशारा करते हैं। परिजनों ने बताया कि घटना को 45 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक अरसलान की मौत का राज उजागर नहीं हो पाया है। एक और पुलिस इसे हादसा मान रही है, जबकि दूसरी ओर परिजन इसे स्पष्ट रूप से हत्या बता रहे हैं और जीजीयू प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या मांग लेकर आप यहाँ पर आए हैं? क्या चाहते हैं? मैं ये मांग लेकर आया है कि लड़के के साथ जस्टिस हो, न्याय मिले। और हमने उसमें एफआईआर जो किया गया है उसमें नामजद नहीं, कॉलेज मैंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के अगेंस्ट है। और हमने एक वो एप्लीकेशन दिया था जो अभी अटैच किया हुआ है, हमने एसपी को देने आए हैं। उसमें हमने बहुत सारे 7 लोगों का नाम लिखा हुआ है, वो एफआईआर में नाम मेंशन होना चाहिए। आप लोगों का आरोप है कि ये हत्या की गई थी। जी। किस आधार पर आप लोग ये आरोप? नहीं, बच्चे की डेथ बॉडी हमने देखा उसके अगेंस्ट, और जो डाइटम रिपोर्ट आया है हमने पेपरों में देखा है, तो हमें लगा कि यही हो। हम बच्चे को जानते हैं कि ऐसा कर ही नहीं सकता हो। पुलिस से क्या बातचीत हुई है? पुलिस से बातचीत हुई थी हमें, और वो फिर से उन्होंने हमारा क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लिया है, और वो बोला कि हम एसआईटी बैठी है, उसकी जांच हो रही है। और वो ये सांत्वना दे रहा है जो पहले दे रहे थे कि फिसल कर ऐसा स्लिपरी प्लेसेस है करके गिरा है लड़का। कहाँ तक जाएंगे अगर आपकी ये मांगे जो पूरी नहीं होती है? जी। तो कहाँ तक जाएंगे आप? क्या कुछ सोचे आगे की? अब आगे तो हम एसपी के पास आए हैं, उसके बाद जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, अपना परिचय। जी, मेरा नाम कासिम अंसारी है, छपरा बिहार के रहने वाला। भिलाई नगर निगम के वार्ड 21 कैलाश नगर कुरूद में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला अब बड़ा मोड़ ले चुका है। पार्षद नेहा साहू की शिकायत और मोहल्ले वासियों के लगातार 6 दिन के धरने का असर अब प्रशासन तक पहुंच गया है। दबाव बढ़ने के बाद जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सीमांकन किया। सीमांकन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कुल विवादित जमीन का लगभग 80% हिस्सा शासकीय भूमि निकला है। कुल प्लॉट ऐसे भी मिले हैं जिनमें निजी खसरा दर्ज है, लेकिन क्षेत्र का बड़ा भाग सरकारी जमीन पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय हिस्से पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। पार्षद नेहा साहू और स्थानीय लोगों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है, क्योंकि लंबे समय से भूमाफिया यहां कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे। अब इलाके की नज़र इस बात पर है कि प्रशासन कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू करता है। जी, एक्चुअली अभी जो है विगत 6 दिनों से जो है कैलाश नगर में मोहल्ले वासियों द्वारा और जो है हम लोगों ने 6 धरना दिया हुआ था, क्योंकि एक सरकारी भूमि है वहाँ पे जिस पर लगातार भूमाफिया द्वारा जो है कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। और हमारे द्वारा जो है हमने सभी जगह जो है अपनी बात रख चुके थे, सुनवाई की मांग कर चुके थे, और उस पर जब कुछ नहीं हुआ तब फिर हम सब ने मिलकर मोहल्ले वालों ने फैसला लिया कि अब हम खुद ही हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे। जमीन बता रही है कोई महिला उसको? सर, अगर ऐसा होता तो नापने पे सरकारी सीमांकन के उपरांत सरकारी कैसे निकलता? सीमांकन भी उन्हीं ने किया ना सर, तो सीमांकन के उपरांत फिर सरकारी कैसे निकलता? हमारा तो कहना ही ये था कि सरकारी। देखिए सर, हम निजी भूमि पे हमको बात ही नहीं करनी थी ना। हम चाहते हैं किसी की भी अगर निजी भूमि है सर, तो अगर वो 1 इंच भी है तो सर सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है कि उसको निकालना है। लेकिन सरकार का उतना ही कर्तव्य है अपनी सरकारी भूमि को संरक्षित करना। तो अब प्रशासन नाप क्यों नहीं रहा? नाप अभी तो हम नपाई हुई है,
तो नाप, क्योंकि अब उस समय नहीं नाप रहे थे, अब क्यों नहीं नाप रहे थे तो ये तो संशय का विषय है। पर अब जब उन्होंने नापा है, जब हम धरने पे बैठे उसके उपरांत उन्होंने जब सीमांकन किया है तो सरकारी निकला है सर। जितना उन्होंने कब्जा करने का उन्होंने के द्वारा प्रयास किया, कब्जा किया गया था, उसमें से लगभग 80% भूमि जो है सरकारी निकली है। किस भूमाफिया ने कब्जा किया था? सर मौके पे जो है सुनील कश्यप और आशा वैष्णव जो है वो थे, तो हम ये उन्हीं का नाम कह सकते हैं कि उनके द्वारा किया। आपका भी मकान पूर्ण रूप से अभी कहना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि हमने कहा ना कि हम 6 दिन वहाँ बैठे रहे, दिन रात हमने धरना दिया, तो लगभग 80% जो जगह है सरकारी निकली। आप लोग कभी जमीन नापे हैं क्या? जी देखिए, सीमांकन के उपरांत जो है ये लगभग 28 से 30 घर जो है वहाँ पे सरकारी निकले हैं। तो ऐसे ही रातों रात अगर बिना उनके कागजातों के दस्तावेज के 28 से 30 घरों को सरकारी किया गया है, जो कि निजी व्यक्ति उन्हीं के द्वारा बेचा गया है जो वहाँ पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। तो सर उसी मोहल्ले में रहती हैं? जी मेरा भी मकान है सर, मेरे पिता का मकान है उसमें, जो विगत 50 वर्षों से है और उन्हीं के द्वारा खरीदा गया मकान है। जब पहले सीमांकन बिना कराए वहाँ मकान बना लिया गया था? नहीं सर, वो 50 वर्षों से उनके पिता द्वारा बेचा गया था और विधिवत डाइवर्टेड और सीमांकन किया हुआ मकान है, और लगभग सारे मकान सीमांकन किए हुए और डाइवर्टेड है। टाउन और कंट्री प्लान के तहत के भी मकान है वहाँ। उस समय तहसीलदार कौन था? सर ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि 50 साल पहले कौन तहसीलदार रहे होंगे, मेरी उम्र भी उतनी नहीं है, तो मैं कैसे बता पाऊंगी ये बात। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।